दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस समाप्त कर दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ वी शैल स्टडी पास्ट टेंस इन विच वी विल स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, जो शुरुआत करते हैं वो कहाँ से। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। पास्ट, जैसे जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फार्मूले होते हैं, 4 फार्मूले होते हैं। सिंपल टेंस के, आफर्मेटिव टेंस के और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव टेंस के। उसी प्रकार से सेंटेंस के, सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अलग फार्मूला होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए अलग फार्मूला होता है। तो पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या फार्मूला होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, रिमेनिंग मैटर होता है। मैंने सेंटेंस के पार्ट्स आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा जाए कि वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसका मतलब जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव या निगेटिव हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और हेल्पिंग वर्ब डू या सॉरी डिड का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य प्रश्नसूचक या नकारात्मक हो तब मुख्य क्रिया के पहले एक सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया को हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा रॉकी स्कूल गया, तो रॉकी स्कूल गया, तो रॉकी वेंट टू स्कूल। हम जानते हैं कि गो वेंट गॉन होता है, तो ये वेंट जो है सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। उसी प्रकार से देखिए, अगर हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और डिड का प्रयोग होता है। जब मैंने पहले ही बता दिया था इसके पहले कि अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो देखिए, सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग हुआ है और डिड ही गो टू स्कूल, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जो क्योंकि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक उसी प्रकार से इंटू नेगेटिव सेंटेंस है तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नॉट डिड। तो हमें ये मालूम पड़ा कि अगर वाक्य हमारा अफर्मेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन, वाक्य के अंत में रहा रही रहे, सबके अंत में था थे थी होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मैंने बताया था सारे टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। मैं सारे चारों की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी टेंस रहा रही रहे या कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि रहा रही रहे पाया ही जाए। हाँ, कार्य का जारी होना प्रकट होता है, लेकिन थोड़ा एक फ़र्क है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो कार्य का जारी रहना प्रकट होगा, लेकिन अगर वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें कुछ हद तक कार्य पूरा हो चुका होगा और कुछ हद तक कार्य जारी रहेगा। फ़र्क हमारा सिर्फ यही है, इतना। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे थोड़ा कि सी द वीडियो ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने आपको बताया हुआ है, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने पढ़ाया हुआ है तो उसमें समझाया है कि कब जो है कोई भी रहा रही रहे, जरूरी नहीं है कि रहा रही रहे पाया ही जाए, लेकिन हाँ कार्य का जारी रहना प्रकट होता है। तो अब देखिए कि फार्मूला क्या होता है। इसमें आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सारे हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे तो ये फार्मूला आपको हमेशा काम आएगा, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा याद रखिए। फिर देखिए कि सब्जेक्ट होगा, वाज वर होगा, वर्ब में आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, रिमेनिंग होता है। मैंने बताया था कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो वर्ब में आईएनजी लगेगा। देखिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब में आईएनजी लग गया। अब देखिए, ही वॉज गोइंग टू विजिट द ताज। अब मैंने बताया कि ये देखिए,
पहचान, दिस टेंस डिनोट्स कंप्लीशन ऑफ वर्क इन पास्ट कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का जो किसी क्या दर्शाता है, किसी भी कार्य का पूरा होना भूतकाल के संदर्भ में। जैसे मैं कल बनारस गया था, कार्य जाने का कार्य पूरा हो गया है, कब हुआ है, भूतकाल में हुआ है। यस्टरडे आई हैड गॉन टू वाराणसी। मेरी माँ सुबह 8 बजे नाश्ता बना चुकी थी। माई मदर हैड प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ये हो गया आपका भूतकाल के संदर्भ में कार्य का पूरा हो जाना। देखिए इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट रिमेनिंग मैटर। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, ओनली परफेक्ट टेंस, सिर्फ और सिर्फ वो परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, चाहे प्रेजेंट पास्ट चाहे फ्यूचर हो। फार्मूला समझ लिया गया। अब देखिए नोट में क्या कहा जाता है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी वाक्य दोहरे, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, पाए जाते हैं। मैंने बताया हुआ है आपको, जब कॉन्जंक्शन पढ़ाया था तो कॉन्जंक्शन में मैंने बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंपाउंड बनते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। तो आप जब देखेंगे तो आफ्टर और बिफोर का जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इसको हम समझ लेंगे कि इसको जो टेंस में भी प्रयोग होते हैं, जो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। हाँ, ये बात ध्यान है कि दोहरे वाक्य जो है सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही पाए जाते हैं, और किसी टेंस में दोहरे वाक्य नहीं पाए जाते हैं जो आफ्टर और बिफोर से हो, बाकी और हो सकते हैं। अब देखिए मैंने बताया द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो हमने बताया कि ये ध्यान दीजिएगा कि जब वाक्य हमारे दोहरे हो तो कंजंक्शन का प्रयोग होगा, लेकिन हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा वाक्य हम किस नियम से बनाएं। जैसे जाहिर सी बात है कि जब कंजंक्शन लगते हैं तो इसका मतलब दो वाक्य जुड़ते हैं, तो वो दो वाक्य जो है किसी भी टेंस में हो सकते हैं। तो जब वो किसी भी टेंस में होंगे तो कैसे बनाया जाएगा उसके नियम समझ लीजिए। जब हमारा कोई भी कार्य, जब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बनाते हैं, जो बाद में कार्य समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। हम लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो जो कार्य है समाप्त कौन पहले हो रहा है, गाड़ी का छूट जाना। तो जो गाड़ी का छूट जाना, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये जो है गाड़ी छूट चुकी थी, ये कार्य पहले हुआ, इसलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बना दिए। और पास्ट परफेक्ट को हम पहले लिखेंगे भी, बिफोर वी रीच द स्टेशन। ये टेंस को देखिए। दूसरा टेंस देखिए, इसी टेंस को हम आफ्टर से भी बनाते हैं, लेकिन जब बिफोर से बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट को पहले लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले नियम को बाद में लिखेंगे। लेकिन जैसे ही हम आफ्टर के कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का पहले और पास्ट परफेक्ट का बाद में। लेकिन बात नियम वही रहेगा, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे। देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, डिड द सन राइज आफ्टर राम हैड गॉन बैथ। क्या राम के नहाने के बाद सूर्य निकल आया। इसका मतलब कि क्या राम के नहाने के बाद सूर्य निकल आया। तो सूर्य निकल आने का कार्य जो है पहले हुआ, राम ने स्नान बाद में किया। ध्यान दीजिएगा, राम के नहाने के बाद सूर्य निकल आया, इसका मतलब कि कार्य कौन पहले समाप्त हुआ, कार्य जो है पहले राम ने बात किया, उसके बाद सूर्य निकल आया। देखिए समझ लीजिए, क्या राम के नहाने के बाद सूर्य निकल आया, इसका मतलब राम के नहाने के बाद सूर्य निकल आया। इसका मतलब राम ने पहले नहाया और सूर्य बाद में निकला। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम परफेक्ट टेंस के नियम से बनाते हैं, जो बाद में समाप्त होता है उसको हम पास्ट
इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाते हैं। लेकिन फ़र्क ये हो जाता है कि जब हम आफ्टर से जोड़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस पहले लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट वाला बाद में लिखेंगे। लेकिन जब हम बिफोर से जोड़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट वाला पहले लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला बाद में लिखेंगे। लेकिन बनाने का नियम सेम ही रहेगा, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट से, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे। ये नियम है, देख लीजिए, समझ लीजिए। और बाकी सारे एग्जाम्पल जो है बुक में भी दिए हैं, आप उससे भी उसका भी हेल्प ले सकते हैं। यू कैन हेल्प फ्रॉम द बुक्स आल्सो। अब देखिए इसका नियम जो है, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बड़ा ही मैंने एक शॉर्टकट मेथड से समझाया है ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और इसमें टेंस में ज़्यादा समय भी ना लगे। तो ठीक उसी प्रकार देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। तो मैंने बताया हुआ है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो देखिए वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। विंग का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एग्जाम्पल देखिए, वह मार्च से स्कूल नहीं जा रहा था। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च। सिंस मार्च, मैंने ये सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा दिया है। तो यही सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे। तो इसलिए सिंस और फॉर का प्रयोग हर एक टेंस में पढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार नहीं पढ़ा जा सकता। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी ठीक उसी प्रकार से समझेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वही चीज़ समझेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग पढ़ लिए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी कार्य का कुछ हद तक पूरा हो जाना, उसी कार्य का जारी रहना प्रकट होता है। लेकिन वाक्य के अंत में था थे थी हो जाता है तो पास्ट टेंस हो जाएगा, रहा है हूँ है तो प्रेजेंट टेंस होगा। बाकी सारे एग्जाम्पल सारे फार्मूले वही हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं, बाकी सारे फार्मूले वही रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। बाकी पहचान जो है सारी चीज़ें वही हैं। मैंने जो बताया कि अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ लिए होंगे तो पास्ट परफेक्ट समझने में नहीं समस्या होगी, बशर्ते बस उसमें आपको जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। बाकी सारे सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी ये सारे वही रहेंगे। धन्यवाद।